Good morning students. Today we will discuss the another topic that is the animal husbandry. अब जो एनिमल हस्बेंड्री है होती क्या है? It is the scientific management of animal livestock. एनिमल लाइवस्टॉक का जो साइंटिफिक मैनेजमेंट है उसको हम बोलते हैं एनिमल हस्बेंड्री. एंड एनिमल हस्बेंड्री इंक्लूड्स वेरियस एस्पेक्ट्स, मीन्स इट इंक्लूड्स, इसमें कौन कौन सी चीजें इंक्लूड की जाती हैं. दैट इंक्लूड्स, फर्स्ट वन इज फीडिंग, मीन्स एक डाइट प्रोवाइड करना, फीडिंग इसके अंदर इंक्लूड होती है. सेकंड वन इज ब्रीडिंग, उनको ब्रीड करना, पॉपुलेशन को इंक्रीज करना. एंड थर्ड वन इज डिजीज कंट्रोल, और उनके डिजीजेस को कंट्रोल करना ताकि प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सके. सो दीज आर द थ्री फैक्टर्स, फीडिंग, ब्रीडिंग एंड डिजीज कंट्रोल, विच आर कंसर्न्ड इन द एनिमल हस्बेंड्री. नाउ जो एनिमल हस्बेंड्री या एनिमल बेस्ड फार्मिंग है उसमें किन किन एनिमल्स को फार्म किया जाता है, किन को रियर किया जाता है. सो वेरियस animals which are used in animal husbandry are, जो एनिमल हस्बेंड्री में एनिमल्स विच आर यूज्ड इन एनिमल हस्बेंड्री, दैट इंक्लूड्स, कौन कौन से एनिमल इसमें इंक्लूड होते हैं. दैट इज कैटल, काउज और बफेलो जो होते हैं वो इसमें इंक्लूड होते हैं. गोट, सीप, कैमल्स, पोल्ट्री, fish, etc. So these are the various animals which are utilized in animal husbandry. अब जो एनिमल हस्बेंड्री है उसमें कुछ चेंजेस आए हैं. कुछ चेंजेस अब किस वजह से आए हैं, जैसे डिमांड फॉर मिल्क, एग्स एंड मीट is increases. Demand for milk, eggs and meat is also increases or is increases. ये बढ़ रही है इनकी डिमांड. अब इसकी डिमांड बढ़ने के पीछे रीजन क्या है, तो यहाँ पे जो रीजन है डिमांड बढ़ने के पीछे वो है, दो रीजन यहाँ पे काम करते हैं. दैट इज इंक्रीज इन पॉपुलेशन and second, increase or improvement in living standard. हमारा जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो लगातार चेंज हो रहा है, तो लिविंग स्टैंडर्ड बदल रहा है, साथ में पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, इसलिए मिल्क, एग्स और मीट के ऊपर जो प्रेशर है वो इंक्रीज हो रहा है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस तरह की डाइट को पसंद करने लगे हैं. साथ में अब ह्यूमन ट्रीट ऑफ एनिमल्स, ह्यूमन ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स, ह्यूमन ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स. ह्यूमन ट्रीटमेंट का मतलब होता है कि एनिमल्स को भी अच्छे तरीके से ट्रीट करना, उनका देखभाल करना, ये भी अब एक लिमिटिंग फैक्टर बन गया है एक अच्छी एनिमल हस्बेंड्री के लिए. तो अब इन चीज़ों को भी ध्यान में रखना होता है कि हमारी डिमांड तो कंप्लीट होगी, साथ में उसका ह्यूमन ट्रीटमेंट भी करना है, यानी कि हमें क्रूएलिटी उनके साथ नहीं करनी है. तो ये एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है ह्यूमन ट्रीटमेंट टू एनिमल्स, जो एनिमल हस्बेंड्री को इम्प्रूव करने के लिए और ज़्यादा प्रेशर क्रिएट करता है. सो दैट इज एसेंशियल फॉर द इम्प्रूवमेंट.
कि हम अपनी जो प्रैक्टिस है उसको इम्प्रूव करें, तो इसलिए भी एनिमल हस्बेंड्री को इम्प्रूव करने की ज़रूरत पड़ती है। अब जो एनिमल हस्बेंड्री है, एनिमल हस्बेंड्री में यहाँ पे हम जिन एनिमल्स की स्टडी करने वाले हैं, जो पर्टिकुलर फार्मिंग यहाँ पे हम डील करेंगे, उसमें इंक्लूड है दैट इज कैटल फार्मिंग। कैटल फार्मिंग इसके अंदर इंक्लूड होगी। सेकंड, पोल्ट्री फार्मिंग। थर्ड, फिशरीज और फिश फार्मिंग। एंड फोर्थ वन, बी कीपिंग और एपीकल्चर। सो ये जो 4 पार्ट्स हैं उसके अंदर एनिमल हस्बेंड्री को हमें स्टडी करना है। कैटल फार्मिंग, काउज बफेलोज को रियर करना। पोल्ट्री फार्मिंग, एग्स और मीट के लिए जो बर्ड्स हैं उनको डोमेस्टिकेट करना। फिशरीज, फिश प्रोडक्शन को, उनकी सेलिंग को टारगेट करना। और एपीकल्चर, जो हनी है और बीज वैक्स है उसके लिए हनी बीज को रियर करना। ये सारी चीजें एनिमल हस्बेंड्री के अंदर इंक्लूड है। इस चैप्टर में हमें इन चारों टॉपिक को कवर करना है। So first of all, what is meant by the that is the cattle farming. So first of all, cattle farming. कैटल फार्मिंग क्या होती है? कैटल फार्मिंग का मतलब होता है दैट इज द साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ कैटल्स। कैटल्स का साइंटिफिक मैनेजमेंट करना, उसको हम बोलते हैं कैटल फार्मिंग। अब जो कैटल फार्मिंग है या कैटल हस्बेंड्री है वो 2 पर्पज के लिए कैरी आउट की जाती है। इट इज कैरिड आउट फॉर 2 पर्पजेज। अब वो 2 पर्पज कौन कौन से हैं जिसके लिए कैटल फार्मिंग या कैटल हस्बेंड्री कैरी आउट की जाती है? फर्स्ट वन इज मिल्क प्रोडक्शन। मिल्क प्रोडक्शन के लिए जो फार्मिंग है वो की जाती है। और सेकंड वन इज ड्रोट लेबर। ड्रोट लेबर दैट इज फॉर एग्रीकल्चर पर्पज, यानी कि यहाँ पे मस्कुलर वर्क के लिए एनिमल्स को रियर किया जाता है। दैट इज फॉर एग्रीकल्चरल वर्क। एग्रीकल्चरल वर्क के लिए यहाँ पे उनको यूज किया जाता है। एग्रीकल्चरल वर्क जैसे सच एज टिलिंग, जो खेतों की प्लोइंग होती है, जुताई की जाती है, उसको टिलिंग बोलते हैं। इसके अलावा इरिगेशन यानी कि वाटर को फैच आउट करने की जो प्रोसेस है उसके लिए, ताकि जो क्रॉप्स हैं उनको वाटर प्रोवाइड किया जा सके, तो इरिगेशन पर्पज के लिए। एंड कार्टिंग, जो गाड़ी होती है उसको खींचने के लिए, जो बुल कार्ट्स जिसको बोलते हैं, उस तरह की गाड़ी को खींचने के लिए उन एनिमल्स को ड्रोट एनिमल्स बोला जाता है जिनकी मस्कुलर पावर का यूज किया जाता है। तो जहाँ पे जो कैटल्स हैं उनको 2 पर्पज के लिए रियर किया जाता है, मिल्क प्रोडक्शन के लिए और दूसरे जिनके ड्रोट यानी कि जिनके मस्कुलर वर्क की ज़रूरत होती है, यानी कि ड्रोट लेबर के लिए। अब यहाँ पे जो इंडियन कैटल हैं उनमें इंडियन कैटल में कौन सी 2 स्पीसीज हैं जिनको सबसे ज़्यादा यहाँ पे रियर किया जाता है? इंडियन कैटल that includes Bos indicus, जिनको काउस बोलते हैं, और बोस बुबेलिस जिनको बफेलोज बोलते हैं। तो इन दोनों स्पीसीज का यूज किया जाता है। यह 2 स्पीसीज हैं जो इंडियन कैटल्स में इंक्लूड होती हैं।
तो बोस इंडिकस काउ का साइंटिफिक नेम है, बोस बुबेलिस बफेलोज का साइंटिफिक नेम है, यानी कि ऑल ओवर वर्ल्ड यही साइंटिफिक नेम यूज किए जाते हैं काउज और बफेलोज के लिए। अब जो मिल्क प्रोड्यूसिंग एनिमल्स हैं उनके लिए एक स्पेशल टर्म की दी जाती है जिसको हम बोलते हैं मिल्क एनिमल्स। मिल्क एनिमल्स, मिल्क एनिमल्स मीन्स मिल्क प्रोड्यूसिंग फीमेल्स। Milk producing females are called milk animals. मिल्क प्रोड्यूसिंग फीमेल्स को मिल्क एनिमल्स बोलते हैं, जबकि जो ड्रोट लेबर के लिए यूज किए जाते हैं उनको, या फार्म लेबर के लिए यूज किया जाता है उनको ड्रोट एनिमल्स बोलते हैं। ड्रोट एनिमल्स। Drought animals. The animals or the cattles which are used for farm labor, जिनको खेतों में काम करने के लिए यूज किया जाता है उनको ड्रोट एनिमल्स बोला जाता है। तो दो तरीके के एनिमल्स हो गए यहाँ पे कैटल्स में, मिल्क एनिमल्स जो मिल्क प्रोडक्शन के लिए जिनका यूज किया जाता है, और दूसरा ड्रोट एनिमल्स जिनको ड्रोट पर्पज के लिए यूज किया जाता है। अब जो मिल्क प्रोडक्शन के लिए जो ब्रीड्स यूज की जाती हैं वो इंडिजिनस ब्रीड्स भी हो सकती हैं और एक्जोटिक यानी कि जो फॉरेन ब्रीड्स हैं वो भी इंक्लूड हो सकते हैं। इसी तरीके से ड्रोट एनिमल्स के केस में भी इसी तरीके से जो ब्रीड्स हैं उनका यूज किया जाता है। जैसे ड्रोट की हम यहाँ पे बात करते हैं, मिल्क की हम आगे जो क्रॉस होगा इनका, उस क्रॉस में किस पर्टिकुलर स्पीसीज के वैरायटी के साथ या ब्रीड के साथ कौन सी एक्जोटिक ब्रीड का मीटिंग कराई जाती है वहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे जो ड्रोट एनिमल्स हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं, तो इंडिजिनस यानी कि जो इंडिया के अंदर देसी जिनके लिए वर्ड यूज करते हैं, इंडिजिनस ब्रीड्स ऑफ ड्रोट एनिमल्स। ड्रोट एनिमल्स की इंडिजिनस ब्रीड कौन कौन सी है, सो दैट इंक्लूड नगेरी, मालवी एंड होलिकर। ये इंडिजिनस ड्रोट ब्रीड्स हैं जिनका यूज किया जाता है मस्कुलर वर्क के लिए। अब वापस आते हैं मिल्क एनिमल्स पे, क्योंकि हमारा जो मेन पर्पज है वो मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ाना होता है। तो जो मिल्क प्रोडक्शन है वो कुछ फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। मिल्क प्रोडक्शन इट डिपेंड्स अपॉन, जो ब्रीड है उसके ऊपर तो डिपेंड करता ही है, इसके अलावा ये डिपेंड करता है ऑन द ड्यूरेशन ऑफ लैक्टेशन पीरियड। इट डिपेंड्स अपॉन दैट इज द ड्यूरेशन ऑफ लैक्टेशन पीरियड। ड्यूरेशन ऑफ लैक्टेशन पीरियड मीन्स कितने टाइम तक एक पर्टिकुलर कैटल या फीमेल कैटल मिल्क प्रोवाइड करती है, उसको हम बोलते हैं ड्यूरेशन ऑफ लैक्टेशन पीरियड। तो ये डिपेंड करता है ड्यूरेशन ऑफ लैक्टेशन पीरियड के ऊपर। अब जो लैक्टेशन पीरियड है उसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, लैक्टेशन पीरियड। लैक्टेशन पीरियड का मतलब होता है द पीरियड ऑफ मिल्क प्रोडक्शन, द पीरियड ऑफ मिल्क प्रोडक्शन after the birth of a calf। एक काफ के बर्थ के बाद, यहाँ पे जो काफ वर्ड है वो दोनों के लिए यूज होता है, जो काव्स हैं उनके लिए भी और जो बफेलोज हैं उनके लिए भी। तो काफ के बर्थ के बाद जो फीमेल है वो कितने टाइम तक मिल्क प्रोवाइड करती है, उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड को बोलते हैं लैक्टेशन पीरियड।
तो जितना लेंदी टाइम होगा, लैक्टेशन पीरियड जितना बड़ा होगा, टोटल जो आउटपुट है मिल्क का वो उतना ही ज़्यादा फाइंड आउट हो पाएगा। तो मिल्क प्रोडक्शन लैक्टेशन पीरियड के ऊपर डिपेंड करता है। तो जो लैक्टेशन पीरियड है वो ड्यूरेशन ऑफ मिल्क पीरियड होता है, मीन्स पीरियड ऑफ मिल्क प्रोडक्शन आफ्टर बर्थ ऑफ अ काफ, कितने टाइम तक मिल्क प्रोड्यूस किया जा सकता है। तो मिल्क प्रोडक्शन का डायरेक्ट रिलेशन लैक्टेशन पीरियड से होता है। तो मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ाने का मतलब है कि अगर हम लैक्टेशन पीरियड को इंक्रीज कर देते हैं, सो मिल्क प्रोडक्शन कैन बी इंक्रीज्ड, मिल्क प्रोडक्शन can be increased by increasing lactation period। लैक्टेशन पीरियड को इंक्रीज करके हम मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं। अब अगर हमें मिल्क प्रोडक्शन बढ़ाना है तो लैक्टेशन पीरियड को इंक्रीज करना पड़ेगा। बहुत सारी एक्जोटिक ब्रीड्स ऐसी हैं जिनका लैक्टेशन पीरियड काफ़ी लेंदी होता है। अब ऐसे केस में अगर एक्जोटिक ब्रीड्स का यूज़ कर लिया जाए तो मिल्क प्रोडक्शन बढ़ सकता है, लेकिन जो एक्जोटिक ब्रीड है वो ज़रूरी नहीं है कि वो इंडिया की जोग्राफिकल लोकेशन पे अच्छे से डेवलप हो पाए। यहाँ की जोग्राफिकल लोकेशन और क्लाइमेटिक कंडीशन फॉरेन कंट्री की क्लाइमेटिक कंडीशन से अलग है, तो उन पर्टिकुलर ब्रीड्स को एज इट इज़ पूरे इंडिया के अंदर डोमेस्टिकेट कर पाना और उनसे उतना ही मिल्क प्रोडक्शन ले पाना काफ़ी मुश्किल होता है। इसलिए हमें कुछ हाइब्रिडाइजेशन की ज़रूरत पड़ती है, कुछ मेटिंग की ज़रूरत पड़ती है। मेटिंग करके हम एक ऐसी ब्रीड ऑब्टेन कर सकते हैं जिसमें इंडिजीनस यानी कि जो देसी कैटल्स होते हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक्स भी प्रेजेंट हो और मिल्क प्रोडक्शन वाला जो एक्जोटिक ब्रीड है उसके कैरेक्टर्स भी प्रेजेंट हो। तो अब जो हाइब्रिडाइजेशन है यानी कि एक गुड क्वालिटी की जो हाइब्रिड है कैटल वो कैसे ऑब्टेन की जा सकती है। अ गुड ब्रीड और हाइब्रिड, गुड ब्रीड ऑफ कैटल कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय hybridization between exotic breed and indigenous breed। हाइब्रिड ब्रीड और इंडिजीनस एक्जोटिक ब्रीड और इंडिजीनस जो ब्रीड है उनके बीच में क्रॉस करा के हम एक अच्छी ब्रीड ऑब्टेन कर सकते हैं। अब जो एक्जोटिक ब्रीड है उसकी बात करते हैं। एक्जोटिक ब्रीड, एक्जोटिक ब्रीड की बात करें तो इनका जो लैक्टेशन पीरियड है वो काफी लेंथी होता है। दे हैव लॉन्ग लैक्टेशन पीरियड, दे हैव लॉन्ग लैक्टेशन पीरियड, इनका लैक्टेशन पीरियड काफी लेंथी होता है। जबकि अगर इंडिजिनस ब्रीड की बात करें, जो देसी ब्रीड है इनका जो लैक्टेशन पीरियड है वो इतना लेंथी नहीं होता। दे डोंट हैव लॉन्ग लैक्टेशन पीरियड, इनका लैक्टेशन पीरियड लॉन्ग नहीं होता। बट हैव एक्सीलेंट रेजिस्टेंस टू डिजीजेस। लेकिन डिजीजेस के अगेंस्ट रेजिस्टेंस इनके अंदर एक्सीलेंट कंडीशन में प्रेजेंट होता है, एक्सीलेंट रेजिस्टेंस टू डिजीजेस। जबकि लैक्टेशन पीरियड जो है वो इतना बड़ा नहीं होता है, जबकि लैक्टेशन पीरियड एक्जोटिक ब्रीड में अच्छा होता है लेकिन उनकी रेजिस्टेंस पावर कम होती है, लो रेजिस्टेंस टू डिजीजेस। इनके अंदर डिजीज की रेजिस्टेंस पावर कम होती है। अब जो एक्जोटिक ब्रीड है उसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, तो इसके एग्जाम्पल हैं ब्राउन स्विस। ब्राउन स्विस जो है ये स्विट्जरलैंड से की ब्रीड है।
स्विट्जरलैंड की ये ब्रीड है। उसके बाद जर्सी, ये यूएसए से है, यूएसए में जर्सी एक जगह है, वहाँ से ये ब्रीड ऑब्टेन की गई है। इसके अलावा होल्स्टेन एंड फ्रेशियन ये ब्रीड है, ये हॉलैंड से या हॉलैंड की नेटिव ब्रीड है, हॉलैंड से इसको ऑब्टेन किया गया है। तो ये फॉरेन ब्रीड है, एक्जोटिक ब्रीड है, जिनके अंदर लैक्टेशन पीरियड काफ़ी लेंदी होता है, लेकिन जो डिजीज रेजिस्टेंस है वो काफ़ी कम होता है। जबकि दूसरी साइड में इंडिजिनस ब्रीड की बात करें तो यहाँ पे कौन कौन से एग्जाम्पल इंक्लूड हैं, तो इसमें इंक्लूड है गिर, साहिवाल और रेड सिंधी। जो गिर काव है ये बिलोंग करती है राजस्थान और गुजरात से। राजस्थान और गुजरात से, जबकि जो साहिवाल है ये बिलोंग करती है पंजाब और हरियाणा। और जो रेड सिंधी है दैट इज फ्रॉम आंध्र प्रदेश। तो ये जो ब्रीड्स है इनका यूज करके हम एक हाइब्रिड ऑब्टेन कर सकते हैं, जो यहाँ पे इनके मेटिंग से जो हाइब्रिड ऑब्टेन्ड होगा या हाइब्रिड जो एनिमल ऑब्टेन्ड होगा, हाइब्रिड कैटल ऑब्टेन्ड होगा, उसके अंदर लॉन्ग लैक्टेशन पीरियड प्रेजेंट होगा। लॉन्ग लैक्टेशन पीरियड प्लस लॉन्ग लैक्टेशन पीरियड के अलावा उसके अंदर रेजिस्टेंस पावर टू डिजीज ये भी प्रेजेंट होगी। रेजिस्टेंस पावर टू डिजीज ये दोनों कैरेक्टर उस पर्टिकुलर हाइब्रिड के अंदर प्रेजेंट होंगे, जिस वजह से इसको हम कंसीडर करते हैं। तो जो भी एक्जोटिक ब्रीड्स है और हाइब्रिड ब्रीड्स है, इंडिजिनस ब्रीड है, उनके बीच में क्रॉस करा के हम एक हाइब्रिड ऑब्टेन कर सकते हैं जो ज़्यादा मिल्क यील्डिंग वैरायटी होती है, ज़्यादा मिल्क यील्डिंग ब्रीड होती है, जिसमें डिजीज रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है और उसको इंडिया में कहीं पे भी डोमेस्टिकेट किया जा सकता है। तो नेक्स्ट टाइम हम पढ़ेंगे कि जो कैटल फार्मिंग है उसके लिए हम किन मेजर्स का यूज करते हैं, यानी कि क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान में रखनी होती है।